आनंद मासिक पत्रिका अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 7 एवं 8, गति 85 वर्ड पर मिनट। महोदय, पिछला वर्ष हमारे लिए तथा विश्व के अधिकांश भागों के लिए असाधारण कठिनाइयों का वर्ष रहा है। यह प्रत्याशित ही था कि विपक्ष के अनेक लोगों ने क्रोधपूर्वक और यदि मैं कहूँ तो द्वेष के साथ भी अपनी बात कही, लेकिन बहुतेरे भाषण बहुत विचारपूर्ण भी रहे हैं और कुछ कहने से पूर्व मैं उन सब के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी जिन्हें जामा मस्जिद क्षेत्र में शारीरिक या सांपत्तिक क्षति हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैंने कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त की है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे ही यह समाचार मिला उस समय मैं यद्यपि अस्वस्थ थी, लेकिन मैंने संवेदना संदेश भेजा और दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय से संपर्क बनाए रखा कि क्या राहत कार्य किया जा रहा है। हम सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्तर भारत में भी एक और बड़ी विपत्ति आई है। मेरा आशय हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप से है। मैं जानती हूँ कि सदस्य चाहेंगे कि हम सब उन्हें हार्दिक संवेदना का संदेश भेजें। मैं सरकार की ओर से और अगर आप अनुमति दें तो सदन की ओर से भी उन सबके प्रति जिन्हें कष्ट हुआ है संवेदना व्यक्त करती हूँ। यह विपत्ति इसलिए और भी दुखद थी क्योंकि जिस समय भूकंप आया उस समय भारी हिमपात के कारण प्रायः सभी संचार साधन ठगे थे, जिससे अनेक स्थानों में सहायता समय से नहीं पहुंचाई जा सकती। हमारे पास अब भी पूरा ब्यौरा नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है और देश भर के लोगों ने अपीलों का उत्तर हार्दिकता से देते हुए कंबल और पैसे आदि भेजे हैं। हम उन सबको संवेदना प्रेषित करते हैं जो कष्ट पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अभी कुछ ही दिन पहले पिछले शनिवार को मैं तमिलनाडु में थी, जहां मैंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कष्ट की हृदय विदारक कथाएं सुनी। जब मैं वहां थी तो हल्की सी वर्षा हुई थी, लेकिन इतना नहीं कि पीने की पानी की समस्या भी हल हो सके। फिर कृषि तथा फसलों को हुई क्षति की तो बात ही क्या, जहाँ तक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चुनाव कानूनों में सुधार के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यक्त विचारों और सहयोगी गृह मंत्री जी के तथा मेरे विचारों में अंतर है। महोदय, हम सब सहमत हैं कि इस प्रश्न पर आम बहस होनी चाहिए। पिछले सत्र में भी हमने
यह कहा था कि हम इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहेंगे, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि इस पर बहुत व्यापक रूप में और विस्तार से देश भर में बहस होनी चाहिए। इस संबंध में कोई समिति भी बनाई गई थी। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ ने देखा भी है कि उसने क्या सुझाव दिए थे, और अगर आप मेरी राय पूछें तो वे कोई बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। उनमें से एक बात का संबंध छोटे किसानों की समस्याओं से था। यह सही है कि आरंभ में हरित क्रांति से छोटे किसान अछूते रहे, लेकिन जैसे ही हमने यह अनुभव किया, हमने उनके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश की। इनमें उन लोगों के लिए भी कार्यक्रम थे जो देश के अपेक्षाकृत शुष्कतर भागों में रहते हैं, या जो बहुत गरीब या सीमांत कृषक हैं। हमारा देश इतना विशाल है और इतनी बड़ी संख्या में लोग संबद्ध हैं कि इन कार्यक्रमों को अपना प्रभाव डालने में समय लग जाता है। और जब आप सोचते हैं कि आपकी काफ़ी लोगों तक पहुंच हो चुकी है, तब भी जो कुछ करने को शेष रह जाता है, उसकी तुलना में वह पहुंच बहुत अपर्याप्त होती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूँगी कि यह मामला मेरे में बहुत गहराई से उपस्थित है। सदस्य जो भी सुझाव इस संबंध में देना चाहेंगे, उनका स्वागत होगा। श्रमिकों की छटनी से हमेशा ही अनेक लोगों के लिए समस्याएं पैदा हो जाया करती हैं। इधर जब कोई परियोजना पूर्ण हो जाती है तो आप यह मांग नहीं कर सकते कि काम केवल इसलिए लंबा खींचते जाना चाहिए कि लोगों को वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे निर्देश ये हैं कि ऐसे लोगों को काम देने का कोई तरीका खोज निकालना चाहिए। भले ही कुछ लोगों को दूर की जगहों में भेजना पड़े। एक माननीय सदस्य ने शिक्षा के बारे में कुछ कहा। उनका विचार है कि सरकार शिक्षा को एक प्रमुख विषय नहीं मानती। यद्यपि प्रमुख शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है, लेकिन यह कोई नहीं कहेगा कि शिक्षा किसी भी समाज में एक प्रमुख विषय नहीं है।